प्रतीक त्रिवेदी भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। त्योहार सुरक्षित होकर मनाएं, क्योंकि कोरोना खासतौर से दिल्ली और दिल्ली क्या पूरे देश में इस समय जो स्थिति है कोरोना को लेकर वो विकट है। सुरक्षित रहना है और त्योहार को भी मनाना है, लेकिन सुरक्षित होकर जरूर मनाएं, ये मेरी आप सभी से अपील है। आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन आज की जो बातचीत का सिलसिला है वो मैं जोड़ूं उससे पहले ये जरूर सच बात है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा विकट है, परेशानी है, लेकिन डराने की कोई बात नहीं है। ये बात सिर्फ इसलिए कि आपको आगाह करना बेहद जरूरी। कल हमने पूरी डिबेट कोरोना पे ही की। मैं निश्चित तौर से और आंकड़ों के साथ और तमाम सारे डायमेंशन के साथ आपके साथ फिर से कोरोना के ऊपर जुड़ूंगा, बातचीत करूंगा और आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए कि इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है जिस पर हम बहस के लिए आज मौजूद रहेंगे, उससे हमारे मेहमान जुड़ेंगे। मैं बता दूं आज का मुद्दा है जी कश्मीर का, और कश्मीर में जिसको लेकर सबसे ज्यादा बातचीत है गुपकार गैंग, जिसको बीजेपी ने कहा और जिसको कि वो लोग उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस गुपकार गठबंधन का हिस्सा बताती है। तो वो तमाम सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस बात पर क्लैरिफाई किया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एडजस्टमेंट की बात है, तो मैं उस पर भी बातचीत करूंगा। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब। याना मीरचंदानी जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, आज हमारे साथ भैया जी कहीं में जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया याना मीरचंदानी। एजेबी जैनी साहब रक्षा विशेषज्ञ साहब हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। माजिद हैदरी साहब पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे वैली से। रऊफ भट्ट साहब पीडीपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जुड़ने के लिए सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन सबसे पहले राधिका आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, और ये लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एक दो दिन पहले जो डिबेट हो रही थी, मैं बिहार से अभी लौटा हूं लगभग 50 दिनों के बाद, और वो ये सवाल था कि आप यानी आपसे मतलब है कांग्रेस उसी तरफ क्यों होती है जहां पे वेव या यानी सेंटिमेंट जो है देश का विपरीत होता है। और लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि क्या सुपारी ही ले ली है कि बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस को खत्म ही कर देना है। ये ऐसा क्यों होता है, ये जानना बहुत लोग जानना चाहते हैं। हालांकि बड़े हार्श वर्ड है, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे आज पूछना पड़ा। राधिका पर मुझे एक बात समझ नहीं आती प्रतीक जी। कोई अगर झूठ बोलता है, अगर अमित शाह जी जाके चिल्ला के या बीजेपी के कोई भी लीडर चिल्ला के बोलते हैं कि कांग्रेस ये गलत है, ये है, वो है, तो क्या वो क्या वो सच हो जाता है? जो वो बोलते हैं वो सच है, पर जो कांग्रेस बोल रही है वो झूठ है। वो कहेंगे कि हम देशद्रोही हैं तो सब मान लेते हैं कि हम देशद्रोही हैं। क्या हम वो लोग हैं? क्या हम आरएसएस की विचारधारा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राधिका आपको क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेरी डिबेट में राधिका मैं क्लियर कर दूं, डिबेट में हमारी परसों की डिबेट में किसी ने इस बात को कहा। मैंने कहा ये बात बिल्कुल मैं नहीं कहा, आपको स्वीकार करता हूं कि कोई देशद्रोही है। मैंने बिल्कुल इंकार कर दिया, मैं इस बात से बिल्कुल इंकार करूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जिस सेंटिमेंट से मैं जिस ऑफकोर्स ऑन द होल की बात कर रही हूं, और सेंटिमेंट जहां पे है उसके खिलाफ क्यों जी? अगर देश की अखंडता के लिए खड़ा होना देश के सेंटिमेंट के खिलाफ जाना तो नहीं है प्रतीक जी। हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम गुपकर अलायंस का हिस्सा नहीं है। हम वो पार्टी, क्या ये बीजेपी ये नहीं है कि जो कारगिल हिल के साथ कारगिल हिल पे अलायंस में है एनसी के साथ? क्या भाजपा वो नहीं पार्टी है जिसने पीडीपी के साथ अलायंस बनाई थी? हमने ही आजकल में देखिए कितनी फोटो सामने आ रही है पहले की, वो गले मिल रहे हैं सबको। क्या भाजपा वो पार्टी नहीं है? प्रतीक जी मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या देश मैं बताता हूं, सेंटिमेंट राधिका भाजपा जी। राधिका देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यह सच है कि पीडीपी के साथ थे। पहले उससे पहले मैं उसका जवाब दूं, ये बीजेपी के प्रवक्ता यहां जवाब देंगे, और उस जवाब को देने के बाद भी अगर लगा तो मैं उस पर जरूर मैं भी कुछ बोलूंगा कि कैसे पॉलिटिकल डायमेंशंस, कैसे उन्होंने अपने टैंजेंट्स बनाए बीजेपी ने। मैं उस पर जरूर बोलूंगा कि कितनी सुविधाजनक तरीके से उन्होंने पीडीपी को छोड़ा और उसके बाद 370 पर अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कर लिया। मैं वो बोलेंगे, उनको मौका मिलेगा आरपी सिंह साहब को, वो देंगे। लेकिन मैं एक आपसे बात चुनना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने तो बात कही थी कि 370 घिसते घिस जाएगी, फिर क्या जरूरत थी कि वहां जाके अगर आप एडजस्टमेंट भी कर रही थी और सिर्फ वो पंचायत चुनाव के लिए। आप नेशनल पार्टी हैं, आपको बहुत सारे लोग ऊंची आंखों से देखते हैं, और आप वहां पे खड़े हैं जहां पे सेंटिमेंट्स खिलाफ हैं। मैं जानना चाहता हूं राधिका।
देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो सेंटिमेंट है वो भी सुनने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए, जम्मू कश्मीर में किस चीज की जरूरत है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते थे कि भाजपा एक ऐसी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस बनाए, जब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी स्वयं स्टेज पे बैठे हो, वहां पे धन्यवाद पाकिस्तान का किया जा रहा हो कि धन्यवाद आपने चुनाव कराने दीजिए, और उसके बाद भी ऐसा क्या सत्ता का लालच था कि वो उस अलायंस में बने रहे? जब वो कुछ करते हैं या किसी के साथ होते हैं तो वो ठीक होता है, और हम बार बार कह रहे हैं हम उनके साथ नहीं है, लेकिन अगर वहां पे चुनाव की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव की, कश्मीर के लोगों को जरूरत है वहां पे वो चुनाव ठीक से हो, उसकी जरूरत है। हम ये भी जानते हैं कि कितने साल, कितना समय लग गया था एक एमपी सीट पे वहां पे चुनाव कराने को। इतनी चीजें हैं जिसको भाजपा दरकिनार करती है, नजरअंदाज करती है। जब उनका मन करता है, जिस हिसाब से उनको मोल्ड करने की जरूरत होती है वो करते हैं, और फिर एक भ्रम जाल फैलाते हैं। क्या ये सच नहीं है प्रतीक जी की आरएसएस जो उनकी विचारधारा है, जिस पार्टी से, जिस विचारधारा से मोदी जी आते हैं, मेरे को बात ठीक है, मैं राव भट्ट साहब का भी, ठीक है, राव भट्ट साहब आपका, राव भट्ट साहब, तो क्या वो मानसिकता के लिए देश आज मानता है? क्या ये भूल जाते हैं इन्होंने कितने सालों तक देश के झंडे को, तिरंगे को नहीं माना? बीजेपी तो आरएसएस का ये सवाल कई बार पूछा गया राधिका, नहीं ऑफ कोर्स राधिका, ये सवाल कई बार पूछा गया। आरएसएस कहती है कि हम एक कल्चरल विंग है, हमारा एक संगठन है, ये सवाल भी पूछा गया। लेकिन ठीक है, अगर आपको आप रखना चाहती हैं तो आरपी सिंह साहब इसका जवाब देंगे। रघु भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। याना मिर्चंदानी, जब आप राधिका बोल रही तो याना मिर्चंदानी जब इस बात पे मुस्कुराई कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या जानना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को क्या छोड़ दें, याना मिर्चंदानी उस देख को मुस्कुराई। मैं जानना चाहता हूं कि सबब क्या था, उसका कारण क्या था जो आप मुस्कुराई, इस बात को मैं जानना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स क्या पूरे देश के सेंटिमेंट से अलग हैं? और अगर मुख्य धारा में आना गलत है क्या, मुख्य धारा से जुड़ना? और इस पर भी मैं कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहूंगा कि 370 को लेकर उनका स्टैंड अब क्या है। राधिका, मैं जानना चाहूंगा आपसे। याना मिर्चंदानी, से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सीट शेयरिंग डिस्कशन के लिए वहां जाते हैं। बट अब क्या बताएं, देखिए अमित शाह जी ने कहा था कि कांग्रेस ग्लोबल होती जा रही है, गुपकार गैंग ग्लोबल होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ग्लोबल और भी बहुत सारी चीजें होती जा रही है। जैसे कि पहले कांग्रेस में जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो लोग थे, जो देश के लोग थे, वो कहते थे कि कांग्रेस का पाकिस्तान से किस तरह का एक मोहब्बत का संबंध है। वो जैसे कि वो जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जो फॉरेन मिनिस्टर डिप्लोमेट रह चुके हैं, शिव शंकर मेनन साहब, उन्होंने कहा था कि 2008 मुंबई हमले के बाद चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान पे हमला कर लेंगे, लेकिन वो चर्चा खारिज की गई। फिर उसके बाद सुखोई विंग कमांडर जो थे मोहांटो, उन्होंने उसी समय उन्होंने भी कहा था कि एयरफोर्स पूरी तरह से रेडी थी अटैक करने के लिए, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट से कोई आदेश ही नहीं आया। ये सारी चीजें देश के लोग बोलते थे। अब फाइनली ओबामा जी ने, वो मनमोहन सिंह से मिले थे तो उन्हें ये एहसास हुआ था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहती। कांग्रेस की गवर्नमेंट कहती है कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हमें क्यों एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन जब भी हमारी आर्मी अपना 2.5 किलो का हाथ उठाती है, ये सबूत मांगने आ जाते हैं। ये बोलते हैं, ये चाइना लद्दाख की बात को झूठा बोलते हैं। ये कहते हैं कि आर्मी बालाकोट स्ट्राइक में झूठ बोल रही है। ये कहते हैं कि आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक में झूठ बोल रही है। फिर ये कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं। ये किस तरह का नेशनलिज्म है इनका? जरा इनसे पूछिए किस तरह का नेशनलिज्म है। क्यों हमेशा, जैसे आपने कहा, क्यों हमेशा लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ? और सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट तो कश्मीर में। ये कह रही है कश्मीरीज को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होने वाले जो लड़के हैं, नौजवान है, वो कश्मीरी हैं। तो आप नेशनलिज्म की बात करती है तो आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रही क्या? इस तरह के काम करके आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे। जो महबूबा मुफ्ती कहती है ब्लड बाथ होगा कश्मीर में। बिल्कुल, माजिद हैदरी, मैं आरपी सिंह साहब, मैं बिल्कुल एक इकोनॉमी की बात करते हैं। राहुल गांधी इकोनॉमी की बात करते हैं, जो तिरंगे का, बिल्कुल राधिका, जो तिरंगे, ये बड़ी बात है राधिका, ये बड़ी बात है। पीडीपी के वो कहती है कि अपना अलग झंडा होगा, और ये जब आप तिरंगे का अपमान करती हैं तो आप सेंटिमेंट्स के खिलाफ होती हैं। और मैंने तो बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट्स क्या अलग है, पूरे देश से अलग है क्या? हैदरी साहब, माजिद हैदरी साहब, जी याना मिर्चंदानी की बात से आप सहमत नहीं है लगता? जी बिल्कुल प्रतीक भाई, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो आप ये गुपकार अलायंस है जिसे कि आप गुपकार गैंग कहते हैं, वो कौन है? गुपकार गैंग में पहला चेहरा जो है उमर अब्दुल्ला है,
जो सबसे युवा भारत राष्ट्र के जो मिनिस्टर बने, यूनियन मिनिस्टर, वो भाजपा सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब बने। जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी जम्मू कश्मीर की, महबूबा मुफ्ती साहिबा बनी भाजपा के साथ अलायंस में। सज्जाद लोन साहब इनका तीसरा चेहरा है गुपकार गैंग का। सज्जाद लोन साहब, अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने किसी को अपना छोटा भाई कहा तो ये सज्जाद लोन साहब को कहा। अब ये तो इनकी कहानी थी, क्योंकि जब ये भाजपा के साथ थे तब ये बड़े अच्छे थे, अभी क्योंकि कांग्रेस के साथ हो गए तो ये गलत हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब अगर कांग्रेस इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साथ दे रही है जम्मू कश्मीर में, तो गलत क्या है? क्या कहीं संविधान में लिखा गया है कि कांग्रेस ने भाजपा के दरवाजे पर एक अटेस्टेड कॉपी देनी है कि योर लॉर्डशिप, मैं गुपकार गैंग को अलायंस दे रही हूं? क्या ये कहीं हमारे संविधान में लिखा है? और दूसरी चीज, क्या ये हमारा संविधान कहता है कि कांग्रेस अगर इनके साथ गठजोड़ बनाए तो वो गैर कानूनी है? और याना मीर चंदानी साहिबा जो बात कर रही थी, भाईजान बात इसकी नहीं है जी भाईजान, बात इसकी नहीं है जनाबे अली, बात इसकी नहीं थी, बात ये नहीं थी। बात जो सवाल मैंने ये पूछा था कि आप सेंटिमेंट के खिलाफ क्यों? आप कोई कहे कि तिरंगा अपना होगा, सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट क्या है? और तिरंगे की देखें, तिरंगे को अपमानित करना यही तो मैं जानना चाहता हूं। देश का संविधान करेगा या कि हम करेंगे? फिर तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा अपमानित देश के तिरंगे को आरएसएस ने किया, जिसने 50 साल तक अपनी किसी शाखा पर तिरंगा नहीं लगाया। क्या वो अपमान नहीं है? लेकिन कानूनी तौर पे अपमान नहीं माना जाता है, तो आप इसे कैसे तिरंगे का अपना अपमान खुद ही से बना देते हैं? ये भाजपा अपना संविधान खुद क्यों लिखती है? आप अपना अलग झंडा बना लेंगे। इनके साथ होंगे तो वो राष्ट्रवादी हैं, जब वो इनके खिलाफ हो गए तो वो गद्दार हैं। महबूबा मुफ्ती इनके साथ हैं तो राष्ट्रवादी हैं, वो इनके खिलाफ हो गई तो गद्दार हैं। भाई ये भाजपा कौन सा नया संविधान लिख रही है? याना मीर चंदानी ये क्या बताएंगे? मुझे बताइए संविधान। याना मीर चंदानी झंडे को लेकर वेरी क्लियर। याना मीर चंदानी, मेरी बात सुनिए। ये बार बार आरएसएस को उठा ले आते हैं पॉलिटिकल बातों के एनालिसिस के बीच में। मैं बता दूं, वैसे तो जमाते इस्लामी भी इंडिया का फ्लैग नहीं उठाती, तो फिर क्या वो एंटी नेशनल है? मैं बस बोल रहा, आप तो कहेंगे वो नहीं है एंटी नेशनल। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बैन कर दिया मैडम, आप जनरल नॉलेज अपनी ठीक करें। जमाते इस्लामी बैन हो गई है, जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर में बैन हो चुकी है, आप आरएसएस को बैन करवा दें। चलो जमाते इस्लामी को हटाओ, अहले हदीस है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक, कितने सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, आरएसएस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरएसएस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे महात्मा गांधी का इल्जाम एनालिसिस हो रही है पॉलिटिक्स की। आप आरएसएस को खींच लाते हैं हर चीज में, जब बीजेपी की चर्चा होती है। सरकार आरएसएस की बात ना करो। आपकी जनरल नॉलेज कितनी कमजोर है? क्या आप जानती नहीं भाजपा का जो थिंक टैंक है वो आरएसएस है? क्या मैं आपको बार बार ये हर दिन बताऊं इस मंच पे आके? आप अपना होमवर्क करके नहीं आती है डिबेट में और फिर बोलती है आरएसएस का नाम, आरएसएस का नाम हर चीज में आएगा। अगर स्पीड ब्रेकर बनेगा उसमें भी आएगा, बिजली की बत्ती लगेगी उसमें भी आएगा, बाबरी मस्जिद का नाम होगा उसमें भी आएगा। पीडीपी का थिंक टैंक पाकिस्तान है क्या? पीडीपी का क्या थिंक टैंक है? वो क्यों कहती है कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे? सवाल यही था, सवाल ये था कि जम्मू आरपी सिंह साहब, भाजपा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस है। याना मीर चंदानी मैं आ रहा हूं। भाजपा का असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस है। मैं आ रहा हूं। पूछिए आरपी सिंह जी से, असदुद्दीन ओवैसी के साथ सीक्रेट अलायंस है या नहीं है? हाँ, इमरान खान के साथ सीक्रेट अलायंस है या नहीं है? हाँ बताएंगे आरपी सिंह साहब। अब आपको आजादी तो है ना माजिद हैदरी बोलने की, आपको तो आजादी है बोलने की, तो मैं वो आरपी सिंह साहब बताएंगे, कुछ दिखा रहे हैं। जी जी आरपी सिंह साहब प्रतीक, बोलिए साहब बोलिए। जितना ये कमाल की बात है कि आपके चैनल का उपयोग किया जा रहा है झूठ की डुडुगी बजाने के लिए, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा हमारा अलायंस नहीं है, कृपा कर जो गुपकर अलायंस की लिस्ट घोषित हुई है उसमें लिख लीजिए कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ी गई या नहीं छोड़ी गई, नहीं तो मैं आपको सूची भेज रहा हूं, आपके व्हाट्सएप पे अभी भेजिए, चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये उनके कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनका स्टेटमेंट है और ये मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं जेएनके कांग्रेस विल contest with DDC poll with गुपकर अलायंस से स्टेट यूनिट चीफ गुलाम अहमद मीर, ये मैं नहीं कह रहा, और उनका वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, आप अवश्य उनका वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी क्या स्थिति है। दूसरी बात, ये मैं समझ लगता आरपी सिंह साहब आप तो ये बताइए कि आप इसको गैंग क्यों कहते हैं? गठबंधन है, गठबंधन। सिंह साहब अगर ये गठबंधन है तो इसको आप गैंग कह के क्यों बोलते हैं? ये माजिद हैदरी का भी सवाल हो सकता है और पीडीपी का भी सवाल हो सकता है, और ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर आप इसको गैंग क्यों बोलते हैं?
ये गठबंधन है, और अगर इसके पीछे कोई तर्क है तो उसको रखा जाना चाहिए। मैं बताता हूँ गैंग कैसे है। कभी आपने देखा जब बाढ़ आती है ना, जब आप तो गांव देहात के लोग हैं, इनमें से पता कितने लोग गांव, जब बाढ़ आती है तो अलग अलग भांति प्रकार के लोग इकट्ठे होकर, जानवर पशु पक्षी इकट्ठे होकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वो एक गैंग बना लेते हैं, अपना एक गैंग। ये गैंग क्यों है? वहां पर एक 25,000 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला हुआ है, 25,000 करोड़ रुपए का, और जिसमें ये सबके सब सम्मिलित हैं, जितने इकट्ठे हुए हैं, कांग्रेस, पीडीपी, अब्दुल्ला, जितने इकट्ठे हुए सबके सब उस 25,000 करोड़ के घोटाले में सम्मिलित है। और ये सबके सब मिलकर अपनी जान बचाने के लिए आज उनको दिख रहा है अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। अगली बात, क्यों ये कहती है चाइना से सपोर्ट किया? आप सुना दीजिए अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट कि हमें चाइना से सपोर्ट किए, चाइना का समर्थन क्यों मांगते हैं, पाकिस्तान का समर्थन क्यों मांगती है महबूबा मुफ्ती? वो कहती है तिरंगा मेरी लाश के ऊपर से उठाया जाएगा, तिरंगा उठाने के लिए 4 कांधे नहीं मिलेंगे। और इनके कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमें जो बिडेन से सपोर्ट चाहिए यहाँ पे 35 और 370 उठाने के लिए, इसलिए ये ग्लोबल गैंग हो गया, ये ग्लोबल गठबंधन हो गया, क्योंकि दुनिया भर से सपोर्ट मांग रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, कि और इनके कुछ लोग मिलकर नहीं हमको किसी प्रकार भी 370-35 से वापस आना है। मैं पूछता हूँ कांग्रेस अपना पक्ष क्लियर करे, चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, इनके कांग्रेस के सोच साहब का स्टेटमेंट गलत है या ठीक है, इनके गुलाम अहमद मीर का स्टेटमेंट गलत है या ठीक है, जो कहते हैं 370-35 से वापस आना चाहिए। ये स्टेटमेंट स्पष्ट क्यों नहीं करते कि देश के साथ है या देश के विरोध में है? कि उसके पक्ष में जो तिरंगे की बेइज्जती करे, या तिरंगे हमारी लाश पर तिरंगा जाएगा, ये स्पष्ट करे। माजिद हैदरी में आ रहा हूं, मैं एक छोटी बात हो रही को बड़े सारे लोगों को मुझसे पहले छोटी एक आरएसएस की बात और स्पष्ट कर दूं सर। आरएसएस ने जितनी लड़ाई तिरंगे की लड़ी है, और अगर याद हो ये बहनजी बैठी है पर हल्ला करती है, 26 जनवरी की परेड में नेहरू जी ने आरएसएस को बुलाया था पार्टिसिपेट करने के लिए और भागीदारी करने के लिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। 1962-63 की बात है ये। अब भूलती है सब, दिक्कत है कि इनको सिलेक्टिव एमनेस्टिया है, इनको जो सूट करता है दिखता है। जितनी देश प्रेम की बात आरएसएस करता है, उतना कांग्रेस ने किया था तो देश का हारना होता, उतना नेहरू ने किया था, और शेख अब्दुल्ला को जबरदस्ती नहीं पढ़ा। माजिद हैदरी, जो मेक योर पॉइंट, माजिद हैदरी जल्दी से आप बोलिए, फिर उसके बाद राउत के साथ जाना चाहूंगा। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग है, मतलब उमर अब्दुल्ला गैंगस्टर है, सज्जाद लोन गैंगस्टर है, महबूबा मुफ्ती साहिबा गैंगस्टर हैं, तो आरपी सिंह की भाजपा जो है इसमें सब लीडर डॉन है, क्योंकि इन्हीं डॉनों ने इन गैंगस्टर्स को यहाँ पे बनाया। ये पहली चीज। दूसरी चीज है जो बता रहे हैं कि बार बार जो आरएसएस का नाम दे रहे हैं, हम आरएसएस का नाम यहाँ पे गलत नहीं दे रहे, हम इनको सच्ची हकीकत बता रहे हैं। जो इन्हें 25,000 करोड़ के रोशनी की बात की ना, वो भाजपा ने करा यहाँ पे रोशनी का स्कैम। भाजपा उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में थी, पूछिए इनसे। हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, कृपा कर किसका नाम लिया हाई कोर्ट ने, आपको ध्यान में आ जाएगा। कांग्रेस क्यों बताए उनका ऐलान है? हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, ऐलान से आप बताते हैं, पत्रकार हो, बताइए ना, पत्रकार हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, हाई कोर्ट क्या कहता है, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी। हाई कोर्ट ने किस किस का नाम लगाया ये पता कर लो, हाई कोर्ट ने किस किस पार्टी का, किस किस इंडिविजुअल का नाम बोला, किस किस मुख्यमंत्री का नाम बोला, पढ़ लो। आरपी सिंह जी बताइए, ओवैसी के साथ क्या गठबंधन है आपका, बताइए। जीरो। क्यों डरते हैं आप? जीरो। इमरान खान के साथ क्या गठबंधन है कि बिहार इलेक्शन से पहले इमरान खान से इमरान खान के साथ कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन है, इमरान खान के साथ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का गठबंधन है, इमरान खान के साथ गठबंधन है, इमरान खान के साथ गठबंधन है। आपके लिए स्टेटमेंट दी, आपका गठबंधन है ओवैसी के साथ, इमरान खान के साथ, अजहर मसूद के साथ। साइन किया था चाइना के साथ, इन्होंने क्या करारनामा साइन किया था चाइना के साथ? है कोई जवाब? आज तक चाइना मेरे घर में, जम्मू कश्मीर के अंदर कितने पैसे लिए चाइना से? राजीव गांधी फाउंडेशन में किस बात के पैसे लिए थे इन्होंने? चाइना से तो बात नहीं कर पाते। राजीव गांधी फाउंडेशन में किस बात के पैसे लिए थे? माजिद हैदरी साहब, ओवैसी से उनका क्या सीक्रेट है? अगर वो चुनाव लड़ते हैं, वो आप ये सवाल ओवैसी साहब से पूछिए, आप ये सवाल ओवैसी साहब से पूछिए, डायरेक्ट फोन करके पूछिए। मीडिया क्यों नहीं पूछेगा? इस देश की जनता पूछती है भाजपा से। आप क्यों साहब, आप पत्रकार हैं, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे और वो अपने इसमें बोलेगा भी नहीं। आप ओवैसी साहब पे कहेंगे, पत्रकार की बात करते हैं तो पत्रकार आप ओवैसी साहब को कहेंगे बात है जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दुनिया जानती है। महागठबंधन है, हारा ओवैसी साहब की वजह से। इसमें क्या छुपी हुई बात है? जानामीर चंदानी, आप स्क्रीन देखिए और
वीडियो इज नॉट क्लियर। याना वीडियो क्या है आपका? याना वीडियो ना दिखा के अपनी बात कहिए। याना वीडियो ना दिखा के अपनी बात कहिए। वीडियो नहीं है, फोटो है, प्लीज क्लियरली देखिए। आप जो कहना, आप इसको जूम करके देखिए, क्या फोटो है, आप खुद जूम करके देखिए। यह मनमोहन सिंह और यासीन मलिक का फोटो है। अब मुझे बताइए ये कौन सा गठबंधन है और कांग्रेस की थिंक टैंक कौन सी है, बताइए। और जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बुरहान वानी असली मुजाहिदीन है, बुरहान वानी हीरो है, तब उनका थिंक टैंक कौन सा था माजिद हैदरी? और जब उन्होंने कहा था कि छोटा सा 10 साल का बच्चा जो पेलेट विक्टिम है वो टॉफी लेने जाता है, उसका कौन सा थिंक टैंक था, मुझे बताइए। अजहर मसूद को जहाज में ले गए भाजपा के नेता अफगानिस्तान। आप अपना होमवर्क करके आइए। सवाल ये है, सवाल ये है, राव भट्ट को मैं कि वो आके 370 हटा वापस लाए। अजहर मसूद को किसने अफगानिस्तान में छोड़ा? राहुल गांधी ने कि नेहरू जी ने? नेहरू जी ले गए थे, असदुद्दीन नेहरू जी ले गए थे अजहर मसूद को अफगानिस्तान के राहुल गांधी ले गए थे? नेहरू जी ने बात की थी हुर्रियत से कि राहुल गांधी ने की थी? बताइए अजहर मसूद को किसने छोड़ा? कौन उसे पूरे सम्मान के साथ अफगानिस्तान ले गया? हाँ, दे दो गालियां कांग्रेस को। सोनिया जी ले गई, राहुल जी ले गए, हाँ कौन ले गया? नेहरू जी ले गए थे। हाँ जी नेहरू जी ले गए थे। माजिद हैदरी, याना मीरचंदानी, दोनों को मैं शांत करना चाहता हूं। मैं दोनों को शांत करना चाहता हूं। रऊफ भट्ट साहब, सवाल दरअसल ये है, रऊफ भट्ट, मैं याना आ रहा हूं। नहीं ठीक है याना ठीक है। वो कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो जो रैलीज में कोई बात कही गई है उसके या कब कही गई है उसका रेफरेंस नहीं, मैं सीधे कश्मीर के मुद्दे पे ही आना चाहता हूं। रऊफ भट्ट साहब, ये एक सवाल है और ये लोग जानना चाहते हैं कि जब आप तिरंगे को लेकर कोई बात कहें, आप ऐसी कोई बातचीत कहें कि इसमें 370 को लेकर आपको स्टैंड अप फिर से क्लियर करना, या तो मुझे ये जानना जरूरी है कि 370 पे आपका स्टैंड क्या है, फिर या तो ये मैं जानना चाहूं 35A पे क्या स्टैंड है आपका। आप तिरंगे को लेकर बात कहते हैं तो आप देश को कहीं ना कहीं टूटने और विघटनकारी तत्वों के साथ नजर आते हैं और यह मुश्किल वाली बात है, इस पर रिएक्शन होता है। रऊफ भट्ट साहब, देखिए, हम पीस चाहते हैं विद ऑनर एंड डिग्निटी। आपने देखा होगा जो इन्होंने पिछले 5 अगस्त को किया वो गैर जमहूरी और गैर आईनी किया, और ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनलाइज किसने किया इस मसले को? इन लोगों ने किया, इनकी नाअहली ने किया। आप देखो पिछले साल से 3 बार यूएन में ये मसला उठा, यूरोपियन यूनियन में ये मसला उठा, और चाइनीज़ जो है तीसरे फरीक जो आगे आए, चाइनीज़ लद्दाख में बैठे हैं, और हमारी ये मांग है, हमने बार बार कहा इनसे कि बात करें। ये कहते हैं कि बात कर रहा आप जो हो एंटी नेशनल हो। चलो ये जंग ही करे चाइना के साथ, चलो ये जंग ही करे पाकिस्तान के साथ, ये तो हमें मार रहे हैं, हमें बेबस लाचार लोगों को मार रहे हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पिछले 70 सालों से क्या यहाँ पॉलिटिकल वर्कर काम नहीं कर रहा था? क्या यहाँ संविधान नहीं चल रहा था? क्या यहाँ देश का झंडा नहीं था? जब से इन्होंने ये गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से ये चीज़ की, ये जो ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा यहाँ इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, इससे हालात खराब हो गए। इससे आप देखो, आप पिछले 1 साल से घरों में लोग महसूर है। आप देखिए, अगर ये इतनी बड़ी बातें करते हैं, आप बोलो देश का क्या हाल है? आप देश की इकोनॉमी को देखो कहां पहुंचे, आप देश का विकास देखो कहां है, आप देश की फैक्ट्रीज को देखो कहां, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है। ये क्या चाहते हैं? ये इस मुल्क को क्या चाहते हैं? ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। आप देखो दुनिया कहां से कहां पहुंची, दुनिया में बॉर्डर्स इररेलेवेंट हो रहे हैं। रऊफ भट्ट साहब, आप देखिए दुनिया में बॉर्डर्स इररेलेवेंट हो रहे हैं। ये मुसलमान और हिंदू की सियासत करते हैं। अभी तक हम ये सियासत जो है मंदिर और मस्जिद में हिंदू और मुसलमान की बात होती है, अब तो सियासत में उन्होंने मुसलमान और हिंदू की बात की। अब तो यहाँ मैं आ रहा हूँ याना मीर चंदानी हम कमिंग, हरप्रीत सिंह साहब मैं आ रहा हूँ। रऊफ भट्ट साहब, हिंदू मुसलमान हो ये बिल्कुल गलत, सब लोग खिलाफ है। देखो, लेकिन एक बात, आप हर जुमे को श्रीनगर में वैली में पत्थरबाजी हो, हर जुमे के दिन पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे, हर वो बात जो देश के विरोध में लगे, और स्पेशल स्टेटस की बात जो है वो क्यों जब सारी चीजें तय हुई उसके बाद ये बात फिर क्यों? ये सवाल है, ये बड़े सवाल हैं, इसी पर बात है और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। सिंह साहब आपसे बात शुरू करूंगा।
भैया जी गैंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बात यही थी कि गुपकार गैंग से आखिर दिक्कत क्यों है, परेशानी क्यों है, और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा था। हम आज इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। हम रक्षा विशेषज्ञ अब जैनी साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता के कुछ देर से वो राधिका कुछ हाथ उठा रही थी, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं आ रहा हूं, राधिका आपके पास आ रहा हूं। लेकिन जनरल जैनी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और उसके बाद मैं राधिका आपको चांस देता हूं। जी जनरल जैनी। प्रतीक भाई, मैं 20 मिनट से ये जो पॉलिटिकल चिक और तू मैं हो रही है, इसमें तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा। और इसमें पढ़ना व्यस्त है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। किसको कौन समझाए, समझे वो जो नादान को क्या समझाए कोई। तो ये उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मैंने जब ये बताया गया कि आज ऐसी डिबेट है, तो मैंने 1-2-4 लाइनें लिखी हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि देश की हिफाजत करने वालों की हिफाजत करना जरूरी है। देश की हिफाजत करने वालों की हिफाजत करना जरूरी है। सियासत में सियासीपन को बताना भी जरूरी है। अरे ये सियासी नेताओं, सुन लो इस सिपाही की गुहार। नेताओं सुन लो इस सिपाही की गुहार। तुमको भी तो देश की चिंता करना जरूरी है। तुमको भी तो देश की चिंता करना जरूरी है। प्रतीक, देश की चिंता नहीं है, इनको अपने अपने पार्टी की चिंता है, इनको अपने पॉलिटिकल एजेंडा की चिंता है। 47 से लेकर अभी तक यही होता आ रहा है। किसी कांग्रेस या कोई बीडीपी बीजेपी या इसका मैं नुमाइंदा नहीं हूं, इसका रक्षक। हम देख रहे थे छोटे छोटे, जब फौज में आए थे, आज 50 साल 55 साल हो गए हमको देखते हुए। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स, that is what has totally bloody spoiled the whole atmosphere of J&K। ना वहां डेवलपमेंट हो पाया, ना वहां उन्नति हो पाई, ना वहां लोगों को चैन अमन से जीने दिया किसी ने, बस सिर्फ सियासीपन। कभी ये गठबंधन, कभी वो गठबंधन, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। मैं यही कहता हूं कि अब 370 का क्या असर होगा भाई, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन 370 के बाद में ये बात जरूर है कि जो सेसेशनिस्ट लोग थे, जो हुरियात थे, जो लोग थे जो कि इस झंडे की उस झंडे की बात करते थे, उनको जरूर पेट में मरोड़े हो रहे हैं। और जो कुछ अब हो रहा है, उन्हीं मरोड़ों का इफेक्ट है। वो मरोड़े दिख रहे हैं ये लोगों के पेट में। आप मुझे बताएं, किसी भी एक देश में क्या 2 झंडे हो सकते हैं? क्या 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं? क्या 2 पार्लियामेंट हो सकते हैं? अरे ये तो ठीक है, जो इतिहास की बात है कि भाई 1947 में क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या एग्री हुआ नहीं हुआ। अरे इतिहास को छोड़ो भाई। जब आज के दिन का आप माहौल नहीं देखेंगे तो आप वर्तमान को कैसे आप गाइड कर देंगे, वर्तमान को कैसे पहचानेंगे? जैनी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने राधिका को बोला था कि राधिका को आपको टाइम दूंगा, लेकिन माजिद हैदरी साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। शेर को, कविता को सुनने का एक शऊर होता है, वो शऊर थोड़ा बहुत तो मेरे पास भी है, और कैसे दाद दी जाती है इसको भी मैं जानता हूं, इसका भी इल्म मेरे पास है। माजिद हैदरी, आपको शेर या तो ज्यादा समझ में आ गया और या गहरे उतर गया आपके दिल में, और आपने जो दाद दी है वो निश्चित तौर से देश और पूरी दुनिया ने तो देखा ही होगा। या तो ज्यादा समझ में आया और या वो पूरी तरह से दिल में उतर गया। मैं जानना चाहता हूं आखिर माजरा क्या है। हाजी साहब। प्रतीक भाई, जो इन्होंने शेर सुनाया, मैंने उस पर बिल्कुल हाथ उठा के दाद दी, मैंने ताली भी बजाई उस पर। लेकिन जो उसके बाद इन्होंने बात की, वो मुझे कुछ बात पची नहीं। कहने का इतिहास को भूल जाओ। इतिहास को ये देश नहीं भूलता है। अगर इतिहास भूलने वाली बात होती तो आज भी बाबरी मस्जिद होती। आज हम बाबरी मस्जिद के लिए केस करने के लिए नहीं गए होते। हम मथुरा का दूसरा नया केस लेकर के और माननीय हाईकोर्ट के पास नहीं गए होते। तारीख, इतिहास कोई भूलता नहीं है। इतिहास इस देश में याद रखा जाता है। इतिहास हमारी पहचान है। तो ये कहना कि हम इतिहास को भूल जाएं, मैं उससे एग्री नहीं करता। जो इन्होंने शेर कहा, बहुत अच्छा कहा। तो कश्मीर में शंकराचार्य को भूलेंगे? कश्मीर में माजिद हैदरी, कश्मीर में शंकराचार्य को भूलेंगे? आप नहीं भूलेंगे ना? आप कश्मीर में बिल्कुल नहीं, तो भूलेंगे नहीं, आप उसको भूल जाएंगे, शंकराचार्य को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे आप, बिल्कुल नहीं। आप उसके कश्मीर की जो कश्मीरियत है, जो सूफीज्म है, उसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे आप। और अगर आप भूल रहे हैं तो कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। याना मीर चंदानी, आई एम कमिंग टू राधिका। याना मीर चंदानी, तो फिर तो इतिहास में जो इतिहास में हुआ, कश्मीर के डिब्बों में छुपकर कश्मीरी आए, कश्मीरी पंडित, भूल जाए? कहिए तो भूल जाए।
कश्मीर में, देखिए, कश्मीर आपके की बाबर वैली को ना से भूलें। सेबों की आप पेटी टीपू में सुल्तान छुप को के ना लोग आए। भूलें। कहिए तो मैं भूल जाऊं, आप कहिए उनके तो मैं भूल बलिदान को ना जाऊं। भूलें। माजिद हैदरी साहब कहिए तो भूल टीपू जाऊं। सुल्तान के बलिदान को ना भूलिए। टीपू सुल्तान को आज गद्दार ना कहिए। टीपू बाबर सुल्तान को आज देशद्रोही ना कहिए। अकबर बिल्कुल का मत कहिए। इलाहाबाद बदल के आज उसका नाम भाग्यराज ना इतिहास- रखिए। ये मत माजिद हैदरी कीजिए। साहब, इतिहास का इल्म, इतिहास, माजिद हैदरी साहब, इतिहास पढ़ना एक बात है, इतिहास के इल्म की एक बात और है। वो एक ऐसी चीज है जिसका उसका इंटरप्रिटेशन जैसा आप करना चाहें वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, इस देश में इतिहास को समझने का एक शऊर होता है, सबके पास है। अब उसको उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से होगा ना। आप एक एक्सक्लूसिव एक चीज निकाल के लाएंगे तो मैंने कहा ना, इतिहास आप भूलना चाहे तो भूलिए, वो तो याद करेंगे फिर। लेकिन आज जहां पे हम खड़े हैं, आज हम जहां पे खड़े हैं कश्मीर में, जहां पे इस्तेमाल लिखना है, तो आज के कश्मीर के लोगों के बच्चों का जो फ्यूचर है उसमें कहां ले जाना चाहते हैं आप, ये तो तय होगा ना। क्या किया है एक साल से भाजपा ने फ्यूचर के लिए? मिर्चंदानी, क्या किया है प्रतीक भाई एक साल से भाजपा ने कश्मीर के फ्यूचर के लिए? ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए माजिद हैदरी, ये सवाल पूछिए, 30 साल की ये सवाल पूछिए, 12 साल भाजपा ने ये हुकूमत सवाल की। पूछिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ हैदरी, मैं आपके साथ हूँ, मैं ये सवाल आपके साथ हूँ, ये सवाल पूछिए, ये सवाल मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दो चीजें हैं। माजिद हैदरी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस सवाल पे कि क्या किया, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। याना मिर्चंदानी, याना मिर्चंदानी, याना साहिबा से पूछिए पंतों के लिए क्या किया भाजपा ने? याना साहिबा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। साहब, क्या किया भाजपा ने कश्मीरी पंतों के लिए? क्या किया आपके घर वापसी के लिए? अरे मुझे बोलने दो। अफगानिस्तान के हिंदू को दिल्ली में लाके बसाएंगे, लेकिन कश्मीरी पंडित बेचारा घर नहीं आएगा। ये भाजपा की सियासत है। ये बोलने देंगे। अब आप भाजपा की तारीफ कीजिए। मुझे दो चीजें बोलनी है, मुझे बस 2 पॉइंट्स रखने हैं, मुझे बोलने दीजिए। पहली बात तो ये कांग्रेस वाले जो बोलते हैं, मैं कोई भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, बट एक सेंसिबल इंडियन की तरह मुझे 2 चीजें दिखाई देती है। इतिहास की बात कर रहे, अगर इतिहास आपने भूला नहीं है तो अगर इकोनॉमी गिरना शुरू हो गई थी, जिससे फाइनली 1991 में इकोनॉमी ने द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इंडिया 1985 से जो शुरू हुआ, फिस्कल डिपॉजिट, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये फॉरेन रिजर्व 0 तक आ गया ऑलमोस्ट। यहाँ तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी लैंड करने से पीछे हट गए। ये किसकी गवर्नेंस में हुआ? किसकी गवर्नमेंट थी तभी? कांग्रेस की थी। याना साहिबा, आपकी याददाश्त के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, लिबरलिज्म माननीय राजीव गांधी जी ने लाया। डिजिटल इंडिया का आइडिया राजीव गांधी जी ने लाया। आत्मनिर्भर भारत का आइडिया इंदिरा गांधी जी ने लाया। भाजपा ने क्या लाया? आप पहले पढ़ के आइए ना पूरा। आपके आज भी अगर इस देश को बचाती है ना तो राजीव गांधी की बोफोर्स बचाती है। राजीव गांधी की बोफोर्स तो आज भी इस देश की सुरक्षा करती है। करने दीजिए, सवाल पूरा करने दीजिए। दूसरा, जो आप लोग चाइना की बात करते रहते हो बार बार, प्लीज अपने थके हुए वोट बैंक से कहो, उनसे पूछो, क्या वो जानते हैं कि रेचन किसका नाम है, मगर किसका नाम है, मोखपरी किसका नाम है, रेजान किसका नाम है? नहीं जानते। ये वो पीक्स है जिस पे इंडियन आर्मी ने फतेह की, जिसकी वजह से चाइना आगे नहीं बढ़ सकी लद्दाख में, जिसकी वजह से चाइना जो कैप्चर करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि चाइना जानती है इन पीक से इंडियन आर्मी दहशत फैला सकती है उन फिंगर 4 रिज लाइन पे। ये अपने वोट बैंक को जाके बताइए, ये सच्चाई बताइए टीवी पे। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर माननीय राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा खानी चाहिए। मुझे मालूम है दिल्ली में आके बैठनी चाहिए चाइनीज फोर्स। चीन की बातों को गोल मत घुमाओ कांग्रेस स्टाइल में। मैं आ रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब, मैं आ रहा हूँ, राजनाथ सिंह साहब आ रहा हूँ। राधिका कुछ कहना चाह रही है? जैसे आजाद कश्मीर, राहुल साहब आ रहा हूँ, राहुल साहब आ रहा हूँ। जो आप लोग उन्होंने कैप्चर करके बैठे क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बेच दिया अक्साई चीन, वो उस अक्साई चीन की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। आप बात को घुमाइए मत। जी राधिका, सवाल यह है कि जिस पे हमने बात शुरू की थी कि सेंटिमेंट्स क्या हैं, और सच्ची बात है सेंटिमेंट्स क्या, जो सच्चाई है उसको क्या, सेंटिमेंट्स तो बात की बात, सच्चाई है उसको कैसे झुटकाया जा सकता है? राधिका, आई होप कि राधिका आपको आवाज आ रही है हमारी? राधिका आपको आवाज आ रही है? जी राव साहब, राव भट्ट साहब, इन्होंने यहाँ एक साल कौन से गुल्फ, इन्होंने यहाँ एक साल कौन सी तरक्की की है ये सुने आप। इससे पहले मैं वो बताऊं, मैं एक शेर कहना चाहूंगा, उम्मीदें करम जिन्हें तुमसे होंगी तो होंगी, बस हमें यह देखना है तू जालिम कहां तक है।
इन्होंने क्या किया, 25,000 हमारे जवानों को बंद किया इन्होंने यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स जो झंडे को लेके थे उनको बंद किया, उनके खिलाफ फेक केसेस किए, हमारे बच्चों की नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, हमारी जमीन खाना चाहते हैं, ये चीजें इन्होंने यहाँ की। ये क्या कितनी बर्बादी करना चाहते हैं ये वो हमारे खून पे ये पॉलिटिक्स करते हैं। बिहार के लोगों को बोलते हैं कि हम आपको श्रीनगर ले आएंगे, उनको खाना दे दो, उन बिचारियों को खाने की जरूरत है, हमारे बिहारी भाइयों को खाने की जरूरत है, उनको जॉब्स की जरूरत है, उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, आप उनको यहां ला रहे हो, उनको खाना दे दो, उनको नौकरियां दे दो। कितनी पॉलिटिक्स हमारे खून पे करेंगे आप हमें मार रहे हो, आप जाके पाकिस्तान से जंग करो, आप जाके चाइना से जंग करो, जो अंदर आए हैं, तो हम तो अपने लोग हैं, आप अपने लोगों पे अजियतें कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, हमारे ऊपर एनआई के केस डाल रहे हो, नौकरियां ये जो लगा रखा है ना, ये नौकरियों पे कौन बैठा है आज? इन जो नौकरियां बोल रहे हैं, इन नौकरियों पे कौन बैठा है? करना चाहते हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट क्यों पोलराइजेशन करना चाहते हैं, क्यों हिंदू मुसलमान की सियासत करना चाहते हैं आप? दुनिया देखो कहां से कहां पहुंची, दुनिया की इकोनॉमी आप देखो, दुनिया में जो भी मुल्क आगे जाता है वो इकोनॉमी से जाता है। दुनिया में राउत साहब सुनेंगे जवाब, राउत साहब आपके सवाल का जवाब, राउत साहब याना कुछ बोल रही है, राउत साहब याना कुछ कह रही है। माँ बहनें कितनी सेफ है इंडिया में, रेपिस्ट स्टेट बन गई है ये, आप उस पे काम करने की जरूरत है। आप जरूरत ठीक है साहब, राउत साहब याना मिर्चंदानी कुछ कह रही है इस कंट्री में। राउत साहब बात सुनेंगे, सुनिए ठीक है, आपने बात कही, याना मिर्चंदानी जवाब देंगे, उसके बाद आप कश्मीर में वो नौकरियां जो वो हाउसिंग डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, मैक्सिमम 80% नौकरियां वो तो आप बाहर से लाएंगे। आपको तो जम्मू वालों ने खदेड़ दिया है, आपको जम्मू वालों ने खदेड़ दिया है, आपको आप लद्दाख की आवाज सुनिए, आप लद्दाख के लोगों की आवाज सुनिए। कि हमारा स्पेशल स्टेटस सुनेंगे बात, चोर दरवाजे से बात सुनेंगे, नहीं राउत साहब बात तो सुनेंगे, राउत साहब बात तो सुनेंगे, याना सुनो, बोलने से नहीं होती, सियासत नहीं जीतेंगे आप। ठीक है, सच्चाई ये है कि सारी जो जॉब्स हैं, सारी जो नौकरियां हैं, करती जा रही हो, क्या सुनूं मैं? रियलिस्टिक अप्रोच अपनाओ, रियलिस्टिक अप्रोच। आप बोलो इस मुल्क की इकोनॉमी कहाँ पहुंचाई आपने, आप बोला मुझे इस मुल्क की जीडीपी कहाँ पहुंची? राउत साहब तो दुनिया की भी तो बताइए, राउत साहब दुनिया की भी तो बताइए। यहाँ यहाँ कितने बेरोजगार, राउत साहब तो दुनिया की भी तो बताइए। ऊपर मैं आ रहा हूँ, राधिका मैं आपके पास आ रहा हूँ। आरपी सिंह साहब, पीडीपी के नेता और पीडीपी के नेता माजिद हैदरी साहब, ऑफकोर्स मैं याना आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आरपी सिंह साहब को जवाब देना चाहिए। पीडीपी के नेता ने कुछ कहा। हाँ जी प्रतीक, एक पहले वो बिटिया को जवाब नहीं देने दिया, ये डिबेट का तरीका नहीं है। मतलब ये उसको जवाब देने देना, आधा मिनट बोले, मेरा आधा मिनट उसको दीजिए, उसको बोलने दे बिटिया को, फिर मैं दूंगा पूरा जवाब। मैं सारे झूठ के पर्दे खोलूंगा इनके, ये कौन से 12 साल, कौन से 25,000 लोगों गए, ये सब मैं सब जवाब दूंगा, पर तू बिटिया को जवाब दे दो प्लीज। याना आप पहले आप जवाब दो। चलिए याना बोल दीजिए, याना चलिए रिस्पॉन्ड करिए, याना बोल दीजिए, याना बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सर। तो मैं ये कहना चाहती थी, जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं, कहीं से भी इन्होंने फिगर निकाल लिया, इनको अंदर क्या उनको अंदर क्या। इनफैक्ट मैं भाजपा गवर्नमेंट को बोलना चाहती थी, आप कर क्या रहे हो? एक एक करके जिन पे पीएसओ लगा के अंदर भेजा था, डिटेन किया था, उनको एक एक करके छोड़ रही है हमारी गवर्नमेंट, कंपैशनेट गवर्नमेंट हमारी छोड़ रही है उनको। कल ही मसरत आलम की निकलने की खबर निकली। अब ऐसे ये छोड़ते रहेंगे एक एक करके, जो एंटी नेशनल्स है, ये डेमोक्रेसी बोल के इनको छोड़ते रहेंगे। हम जैसे नेशनलिस्ट की वहां पे जान को खतरा है। आप देखिए बाबर कादरी के साथ क्या हुआ। बाबर कादरी जब तक इंडिया को गाली दे रहा था, बेचारा जिंदा था। जैसे ही उसके अंदर हिंदुस्तानियत जागने लगी, जैसे ही वो एजेंसीज की साथ देने की बात करने लगा, जैसे ही वो अमन और चैन की बात करने लगा, हिंदुस्तानियत की बात करने लगा, उसे मार दिया। और दूसरी बात, जिन नौकरियों की ये बात कर रहे हैं, 80% नौकरियां जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, इस चीज के लिए भी मैं आरपी सिंह सर, मैं बीजेपी से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जो नौकरियां हैं, वो 80% लगाना और सर्टिफिकेट देना छोड़ दो। हुर्रियत के चमचों में लेकर बैठे हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, अपने बच्चों को लगा देते हैं।
जो हमारे नेशनलिस्ट इखवानी है, राउत साहब मैं इसी पे बात करूंगा। राउत भट्ट साहब, राउत साहब आप पॉलिटिकल पार्टी के, मैं इसी पे बात करूंगा, मैं इसी पे बात करूंगा। राउत भट्ट साहब मैं इसी पे बात करूंगा। आने दीजिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं इसी बात पे, इसी पॉइंट पे मैं हाजिर होता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहें, आपके एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ते हैं। गुपकार गैंग पर बातचीत का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ब्रेक पे गए तो मैंने राधिका से कहा था कि मैं आपके पास आता हूं। राधिका, जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं उन्होंने ये कहा कि मीर साहब, उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ उन्होंने कहा कि जो चुनाव हैं, सिविल इलेक्शंस हैं, वो हम PAGD यानी पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि उनका एजेंडा, उनकी बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत साफ हैं, तो कांग्रेस का मकसद क्या है? इस पे वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। 370 के बारे में आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 35A के बारे में आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। राधिका, देखिए, हम हर चीज को लेके प्रतीक जी बहुत क्लियर हैं। भाजपा ने जब 370 रेवोकेशन हुई थी 370 की, तो ये वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि वहां पे टेररिज्म का अंत हो जाएगा, नौकरियां मिली जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 15 महीने में पिछले टेररिज्म बढ़ता गया है। आप कल रात की ही बात लिख लीजिए, 7 सिविलियंस और 4 जवानों की मौत हुई है LOC पर भाजपा ने क्या कहा था कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, नौकरियां वहां पे नहीं है। और ये भी सच्चाई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकर अलायंस का हिस्सा है कि नहीं प्रतीक जी? नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल हिस्सा है, पर नेशनल अलायंस को आज जो एंटी नेशनल कह रहे हैं और प्रो पाकिस्तान कह रहे हैं और चाइना को उन पे चल रही है, क्या बीजेपी ने उनको बैक नहीं किया हुआ कारगिल हिल काउंसिल ऑफ लद्दाख यूटी में? हिपोक्रेसी भी कोई, मतलब ठीक है आपका दूसरा नाम हिपोक्रेसी है, पर आप क्या कर रहे हैं, क्या ये झांक के देखते हैं? वो तो यही बात हो गई ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सच्चाई ये है प्रतीक जी कि देश की किसी भी स्टेट की कहीं के भी लोग हो, भाजपा को उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक सत्ता का लालच है। मैं आपके चैनल पे दोबारा दोहरा रही हूं और फिर से अपना कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी इस अलायंस के साथ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक चुनाव की पक्षधर है, और ये भी इसीलिए मतलब कि जो हम लोग चुनाव में कुछ सीटों पे उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं, अधिकतर सीटों पे कांग्रेस अकेले लड़ रहे हैं, और कुछ सीटों पे जिस पे बातचीत हुई है, जहां पे हम लोग जैसा आपको भी पता है कुछ सीटों पे है, वो सिर्फ इसीलिए ताकि प्रजातंत्र के खिलाफ जो भाजपा के षड्यंत्र है वो बेनकाब हो सके और ये असलियत सामने आ सके। और ये मैं और बात कहना चाहूंगी, मैं सुन रही थी, आप ये कह रही है मेरा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, ऑफ कोर्स मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। राधिका कुछ जोड़ना चाह रही हैं आप? जी, ये मोहतरमा जो बार बार कि जो मैं सुन रही थी कि इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, कर रही है, लेकिन क्या इन्होंने कभी भाजपा से पूछा कि आप जो बात करती है, क्या 2015 में हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही है राधिका, आवाज आ रही है आपकी? राधिका आवाज आ रही है आपकी? राधिका आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आ रही है राधिका? आप बोलिए। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं जवाब मैं अब आता हूं। जी सिंह साहब, अब जी मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं, याना आपके पास आता हूं, लेकिन आप सिंह साहब पहले कुछ बोलना चाहते हैं। सिंह साहब देखिए, सीधी बात है, राधिका ने एक बात का जवाब नहीं दिया, गोल करके 370-35A में इनका स्टैंड क्या है ये अभी तक नहीं बता पाई। मेरे को इनके नेताओं का नाम लेने दो, मिलन देवरा, दीपक हुडा, अदिति सिंह, जनार्दन द्विवेदी, अनिल शास्त्री, भुवनेश्वर कलेट्टा, ये सबके सब लोगों ने 370-35 में कांग्रेस के खिलाफ जाकर बात करी है, परंतु इनकी पार्टी के राहुल गांधी का अब तक स्टैंड क्लियर नहीं है कि इनका स्टैंड क्या है कि 370 और 35A के हटाने के पक्ष में, जो उसके विरोध में इनका कोई स्टैंड नहीं है। दूसरी बात, ये अभी एक झूठ जाते जाते फिर बोल गई, वो क्या कि हमने कोई अलायंस किया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हमारा कोई अलायंस NC के साथ कहीं पे किसी जगह पे नहीं है। ये झूठ बोलने के लिए हमने कोई अलायंस किया, हम ले में अपने दम पे चुनाव जीते हैं और वहां पर हमारा वहां पे हेल्थ काउंसिल में हमारा व्यक्ति वहां बैठा है। अगली बात, अभी मेरे से कुछ पहले सज्जन कह रहे थे कि वहां पे क्या हुआ 1 साल में, जरा बता देता हूँ। वहां पर कश्मीरी पंडितों की हर परिवार को 13,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है। 6,000 करोड़ रुपए का मल्टी लेवल प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत सरकार ने इरिगेशन का शुरू किया है। 15 पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री की किसान पेंशन योजना शुरू हो गई, अटल पेंशन योजना शुरू हो गई, 6 नए ब्रिज बन रहे हैं। रेलवे का सबसे बड़ा हाईएस्ट ब्रिज चेनाब रेलवे नदी में बन रहा है। 7वां पे कमीशन लागू हो गया। 4% रिजर्वेशन पहाड़ियों के लिए, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और एक और जानकारी सिर्फ आपके लिए जो बड़ी बात है वो है कि
वहां पर हर गरीब आदमी की चिंता करने के लिए हमने वहां काम किया है और 10,000 नौकरियां जो सरकारी नौकरी रुकी थी उसका रास्ता खोल दिया और 25,000 नई नौकरियां वहां खड़ी कर रहे हैं सरकारी नौकरियां। ये नौकरियों की बात अभी कर रहे थे और वहां पर पहली बार 73 साल में पंच सरपंच का चुनाव हो रहा है। 73 साल में हुआ जिसमें इनके खिलाफ लोग जीत कर आए, पहली इनके विरोध के बावजूद लोग जीत कर आए। पहली बार 73 साल में ये जिस चुनाव की भागीदारी करें, 73 साल में चुनाव नहीं करा पाए कांग्रेस और गुप्कर गैंग मिलकर, ये ग्लोबल गैंग मिलकर चुनाव नहीं करा पाए। हमने 73 साल में पहली बार ये चुनाव कराया है। वहां लोकतंत्र नीचे जमीन तक लेकर जा रहे हैं। असली पीड़ा ये है कि इनको लोकतंत्र जमीन पर जाने से पीड़ा है। ये अब तक 200, 100, 50 वोट के दम पर चुनाव जीतते रहे। ये पहली बार होगा कि कश्मीर की जनता तय करेगी कि हमने किस ओर जाना है। जनरल मैं आ रहा हूं। मैं राधिका का फोन कट गया था, राधिका को एक चांस मैं देना चाहता हूं। राधिका आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूं याना आपके पास आता हूं। राधिका कुछ कहना चाह रही है। सुन रही थी आरपी सिंह जी बहुत सवाल उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि क्यों ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को कारगिल हिल काउंसिल ऑफ लद्दाख में बैक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हो राधिका, झूठ बोल रही है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? राधिका झूठ बोल रही है। कांग्रेस राधिका झूठ बोल रही है। राधिका झूठ बोल, मैं क्या करूं? आप झूठ बोल रहे हो। राधिका आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और गुप्कर गैंग के साथ कोई अलायंस नहीं है। हमारा गुप्कर गैंग के साथ कोई कहीं पर अलायंस नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। राधिका झूठ बोल रही है। राधिका झूठ बोल रही है। राधिका झूठ बोल रही है। राहुल गांधी की राधिका झूठ बोल रही है। राहुल गांधी की राधिका झूठ बोल रही है। लेकिन ये राहुल गांधी की पार्टी की राधिका झूठ बोल रही है। करने का आराम से राधिका, आराम से राधिका झूठ बोल रही है। नहीं राधिका, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने की जरूरत राधिका झूठ बोल रही है। नहीं कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं। मुझे मैंने कहा इनका अलायंस है, ये मैं खबर दे रहा हूं, इनको बोला साबित करें, साबित करें अपना झूठ साबित करें। राधिका 1 by 1, राधिका 1 by 1, राधिका 1 by 1 चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी को नहीं है। और स्वास्थ्य के सबको ध्यान रखना चाहिए, सबका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंह साहब आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपको फैक्ट्स के साथ आना चाहिए। ये बात उन्होंने क्लियर की। राधिका ने कहा कि हिल काउंसिल में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, ये बात वो ये कह रही है। बिल्कुल आपका राउत साहब ये झूठ बोल रही है। चलिए मैं फोटोग्राफ दिखा देती हूँ, जूम करके दिखाइएगा प्रतीक जी। मैं आपको अभी फोटोग्राफ दिखा देती हूँ और ये बताएंगे राइट ठीक है। दोनों के पास अपने प्रूफ है। अरे कौन है? कहाँ पे हमारा अलायंस है? आरपी सिंह जी तो चिल्लाइए मत, सुनाई सबको देता है। चिल्लाइए का थोड़ा पानी पीजिए, चिल्लाना कम कीजिए। पहले चिल्लाना कम कीजिए, कोई घेरा नहीं है यहाँ पे। चिल्लाना बंद करिए। यही चिल्ला के झूठ बोलने, चिल्लाने से आपका झूठ सत्य में नहीं बदल जाएगा। चिल्लाने से आपका झूठ सत्य में नहीं बदल जाएगा। चिल्लाने से आपका झूठ सत्य में नहीं बदल जाएगा। सिंह साहब, राधिका सिंह साहब 70 सालों में राधिका बदल जाएगा। आपका चिल्लाने से आपको याना में आ रहा हूं, लेकिन जैनी साहब कुछ कहना चाहते हैं। ये सच्चाई है और मैं इस बात को फिर दोहराऊंगी कि एनसी के साथ आप लोगों ने एनसी को जैनी साहब वांट टू मेक अ पॉइंट। जी जैनी साहब ठीक है। राधिका हमारे फौज में प्रतीक हमेशा बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, तो अगर कोई लेडी बोलना शुरू कर दे तो फिर मेरा my custom and tradition does not permit me to speak when a lady is speaking. Thank you. मैं अपनी बात सिर्फ वही 2 लाइन अर्ज करके कहना चाहता हूँ कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। प्रतीक, प्यासे एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। ये तो गनीमत है। ये तो गनीमत है कि बादलों पर इनकी हुकूमत नहीं चलती। गनीमत है कि बादलों पर इनकी हुकूमत नहीं चलती, वरना सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस जाएं, इन्हीं के खेतों में बरस जाएं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि क्या बात है गनी साहब, बड़ा जोरदार शेर है आपका। गनी साहब शेर बड़ा जबरदस्त है, जोरदार है। अपने देश की हमारा दुर्भाग्य रहा है और कश्मीर के लोगों की ये बदकिस्मती रही है कि सियासी स्वार्थ की वजह से जो कुछ भी वहां पर हुआ है और हो रहा है आजकल, ये सब
सियासी स्वार्थ है, जब तक सियासी स्वार्थ अपना इनकी सेल्फिश एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वहां पे नहीं हटेंगे, तब तक 370 क्या, आप कुछ भी हटा देना, पूरा उनका कॉन्स्टिट्यूशन हटा देना, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक कि वहां पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कश्मीर बंद नहीं होगा। प्रतीक, आई एग्री। याना मिर्चंदानी कुछ कहना चाह रही हैं? जी याना मिर्चंदानी। मैं इनकी नौकरी वाला पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। जो ये लोग आके बोलते रहते हैं बार बार नौकरी छीन ली, ये नौकरी एक्चुअली मैं आपके इतिहास का एक बात बता दूं इतिहास की कि 1972 में जब कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, इन्होंने सेपरेटिस्ट कासिम मीर को सीएम बना दिया था कश्मीर का, और उससे भी बड़ा सेपरेटिस्ट जो गिलानी था वो एमएलए था कश्मीर में, और इन्होंने अपने भाई बाप मतलब रिश्तेदार हर किसी को, अपने चमचों को नौकरियां दे दी हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस हो, यही लोग बैठे हैं। फादर होता है रिटायर, अपने बच्चे को दे देता है, फिर वो रिटायर होता है, अपने बच्चे को दे देता है। इन लोगों ने नौकरियां खाली कश्मीरियों की, जो आज नेशनलिस्ट कश्मीरीज हैं, इख्वानियों के बच्चे और दूसरे जो मतलब आर्मी वालों के बच्चे, ये सब नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। इनके पास नौकरियां नहीं है, नेशनलिस्ट के पास नौकरियां नहीं है, और ऐसे लोग कांग्रेस की हुकूमत की वजह से ऐसे लोग नौकरियां लेकर बैठे। और दूसरी चीज, कांग्रेस जो कश्मीरियों का पैसा भी है जो सेंटर से आता था, वो इन्हीं लोगों ने लूटा है। वो चाहे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम हो या वो हवाला पैसे का स्कैम जिसकी वजह से हाजी यूसुफ की मौत हुई थी, वो भी अब्दुल्ला के घर में, और उसके बाद उसको क्लीन चिट भी मिल गया था। तो जो कश्मीरियों के सपनों के लिए जो उनके सपने साकार होने के लिए जो पैसे भेजे जाते थे सेंटर से, वो भी इन्होंने ही लूटा, हमारी नौकरियां भी इन्होंने ही लूटी। और दूसरी बात, जो टेररिज्म है, वो इनकी झूठी बातों की वजह से, इनकी रिगिंग की वजह से, जो ये सब चीटिंग वीटिंग में इनका हाथ होता है, रिगिंग की वजह से जीतने वाला सैयद सलाउद्दीन को दिखाया गया कि वो हार गया, क्योंकि ये अब्दुल्ला को बनाना चाहते थे सीएम। वो तंग आके चला गया वहां पे बॉर्डर पार करके, और उसने मिलिटेंसी शुरू की। आज अगर कश्मीर में मिलिटेंसी है तो इनकी चीटिंग की वजह से है। तो कांग्रेस, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो कह रही है ना, याना कह रही है कि भाजपा अच्छा काम करी, मैं भाजपा की बात ही नहीं कर रही। मैं इतना ही सोच रही हूँ कि हमें नुकसान किसने ज्यादा पहुंचाया एज अ कश्मीरी, कश्मीर को नुकसान किसने ज्यादा पहुंचाया, वो थी कांग्रेस। राइट। रऊफ भट्ट साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। देखिए रऊफ भट्ट साहब, मैंने सिंह साहब का पॉइंट देख लिया था। ये कह रही है ना हालात खराब। आप सुनिए, पिछले 1 साल से यहाँ कितने हालात खराब हो गए कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे हमारी है, उस पे जब हमारी सेनाएं चलती है, 20-25 हज़ार लोग उनको वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग रखने पड़ते हैं, और हमारे जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें रुकना पड़ता है, उन्हें 3-3, 4-4 घंटे रुकना पड़ता है, एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। ये कहते हैं कि यहाँ इन्होंने हालात ठीक किए, ये 30 साल में कभी नहीं हुआ था। हाँ, इतना ज़रूर इन्होंने और किया। क्या यहाँ की पुलिस ने कुर्बानियाँ नहीं दी? यहाँ के 12,000 पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस जवान पॉइंट कर दीजिए। सिंह साहब पॉइंट कर दीजिए। सिंह साहब पॉइंट आउट कर दीजिए। सिंह साहब बहुत जल्दी पॉइंट आउट करिए। सिंह साहब पॉइंट आउट करिए जल्दी। बड़ा स्पष्ट है, ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। वहां पर मैंने अभी बताया ना, 10,000 लोगों को रोजगार मिला, 25 साल का रास्ता नया खुल गया, सरकारी नौकरियां, ये नहीं बोलेंगे। और मैं वापस चैलेंज कर रहा हूँ, इनकी जानकारी कम है। नेशनल पीडीपी ने आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात, वक्त की कमी, बने रहिए हमारे साथ।